नमस्कार। नमस्कार। एक बहुत ही कमाल की कविता को समझने वाले हैं। नमस्कार। एक ऐसी कविता जो एक अंधेरी तूफानी रात की कहानी कहती है। सोचिए, एक माँ दर्द से तड़प रही है और उसे बचाने के लिए 3 अलग-अलग ताकतें काम कर रही हैं। हाँ, मतलब एक तरफ गांव वाले हैं जो भगवान का नाम जप रहे हैं। दूसरी तरफ एक पिता है जो विज्ञान और टोटकों का सहारा ले रहा है। और इन सब के बीच एक बच्चा है जो ये सब चुपचाप देख रहा है। ये कविता है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जिसे निसिम एज़ेकियल ने लिखा है। और ये कविता बहुतों के स्कूल के सिलेबस का हिस्सा रही है। खासकर महाराष्ट्र बोर्ड के 10वीं के छात्रों के लिए तो ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, पर आज हम इसे सिर्फ परीक्षा के नजरिए से नहीं, बल्कि इसमें छिपे गहरे इंसानी जज्बातों के लिए समझेंगे। सही बात है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कवि इसे एक याद की तरह शुरू करते हैं। कहते हैं, I remember the night my mother was stung by a scorpion. यानी मुझे वो रात याद है। पहली ही लाइन से ऐसा लगता है जैसे कोई हमें अपने बचपन की एक बहुत गहरी, न भूलने वाली घटना सुना रहा हो। बिल्कुल। और माहौल देखिए, 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. 10 घंटे की लगातार बारिश। हाँ, इससे एक उमस और एक घुटन का माहौल बनता है। और इसी बारिश से बचने के लिए वो बिच्छू चावल की बोरी के नीचे आ छिपा था। मतलब एक आम सी घरेलू जगह में खतरा छिपा हुआ है। एग्जैक्टली। और फिर वो हमला करता है। कविता की ये लाइनें बहुत तेज है। हाँ। Parting with his poison, flash of diabolic tail. In the dark room, he risked the rain again. जहर छोड़कर अपनी शैतानी पूंछ की एक चमक के साथ वो फिर बारिश में भाग गया। यहाँ ये डायबॉलिक शब्द यानी शैतानी, ये सिर्फ एक बिच्छू को नहीं बल्कि उसे किसी बुरी शक्ति जैसा दिखा रहा है ना। बिल्कुल, ये उस बच्चे के मन का डर है। उसके लिए वो सिर्फ एक कीड़ा नहीं बल्कि अंधेरे में छिपी हुई एक शैतानी ताकत है। और जैसे ही वो गायब होता है, असली ड्रामा शुरू होता है। हाँ, खबर फैलते ही गांव वाले आ जाते हैं। हाँ, और कवि उनके आने की तुलना करते हैं। The peasants came like swarms of flies. यानी किसान मक्खियों के झुंड की तरह आ गए। ये एक सिमिली है, उपमा अलंकार। लेकिन ये तुलना थोड़ी अजीब नहीं है? मतलब मक्खियों का झुंड तो अक्सर किसी नेगेटिव चीज से जोड़ा जाता है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। पहली नजर में ये नेगेटिव लगता है, जैसे वे बिना सोचे समझे बस भिनभिनाने आ गए हों। अच्छा। और आगे की लाइन एंड बज्ड द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स इस बात को और पक्का करती है। बज्ड यानी भिनभिनाना। हाँ, ये शब्द ओनोमोटोपोइया का भी एक उदाहरण है जो ध्वनि को दिखाता है। उनकी प्रार्थनाओं में भक्ति से ज्यादा एक शोर है, एक बेचैनी है। लेकिन क्या इसे हम उनकी चिंता और बेबसी की तरह भी देख सकते हैं? मतलब कि वे इतने परेशान हैं कि मदद करने के लिए झुंड में भागे चले आए, जैसे मक्खियां किसी चीज की तरफ खिंची चली आती हैं। शायद कवि उन्हें जज नहीं कर रहे। बिल्कुल, और यही इस कविता की खूबसूरती है। कवि हमें बस दृश्य दिखा रहे हैं, फैसला हम पे छोड़ रहे हैं। हाँ। ये गांव वाले अपनी समझ के हिसाब से मदद करने आए हैं। वे उस ईवल वन यानी दुष्ट शक्ति बिच्छू को बेअसर करने के लिए भगवान का नाम ले रहे हैं। उनकी दुनिया में विज्ञान से ज्यादा विश्वास काम करता है। सही कहा। और फिर वो लालटेन और मोमबत्तियां लेकर उसे ढूंढने लगते हैं, जिससे दीवारों पर जायंट स्कॉर्पियन शैडोज बनती हैं। बिच्छू की विशाल परछाइयां। ये तो डर को और बढ़ा देता होगा। असली बिच्छू तो जा चुका है, पर उसका डर अब और भी बड़ा होकर दीवारों पर नाच रहा है। हाँ, ये एक मेटाफर या रूपक अलंकार की तरह है कि कैसे डर असलियत से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। और बिच्छू तो मिलता नहीं है। नहीं मिलता, तो वे अपनी थ्योरीज बताने लगते हैं। वे कहते हैं, विथ एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड, हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड। कि जैसे जैसे बिच्छू हिलेगा वैसे वैसे माँ के खून में जहर फैलेगा। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, ये पूरी तरह अंधविश्वास है। और यहीं से उनकी मान्यताएं और गहरी होती जाती हैं। वे माँ के दर्द को भी एक आध्यात्मिक नजरिए से देखने लगते हैं। हाँ, वो अजीब सी प्रार्थनाएं करते हैं। कहते हैं, मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न्ट अवे टुनाइट। तुम्हारे पिछले जन्म के पाप आज रात जल कर खत्म हो जाएं। ये कर्म के सिद्धांत पर उनका गहरा विश्वास दिखाता है। उनके लिए ये दर्द सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। वो आगे ये भी कहते हैं, मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्चून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ। यानी तुम्हारा ये दुख तुम्हारे अगले जन्म के दुर्भाग्य को कम कर दे। वे उस असहनीय पीड़ा में भी एक कॉस्मिक बैलेंस, एक ब्रह्मांडीय संतुलन ढूंढ रहे हैं। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि ये जहर तुम्हारी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को भी शुद्ध कर देगा। और ये सब कहते हुए उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति है।
द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस। हाँ, ये समझना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। कोई दर्द से तड़प रहा है और उनके चेहरे पर शांति कैसे हो सकती है? क्योंकि उन्होंने उस दर्द को एक मतलब दे दिया है। अच्छा। जब हम किसी चीज को एक मतलब दे देते हैं तो उसे सहना आसान हो जाता है। उनके लिए ये सिर्फ एक बिच्छू का डंक नहीं है, ये आत्मा की शुद्धि का एक मौका है। तो उन्होंने इस पूरी घटना को अपनी धार्मिक समझ के दायरे में फिट कर लिया है। बिल्कुल, इसीलिए वो शांत हैं। उन्होंने स्थिति को स्वीकार कर लिया है। तो एक तरफ जहां पूरा गांव अपनी मान्यताओं में डूबा हुआ है, वहीं एक आवाज ऐसी भी है जो इस सब से सहमत नहीं है। और वो है कवि के अपने पिता। हाँ, कविता में उन्हें स्केप्टिक, रैशनलिस्ट कहा गया है, यानी एक शक्की और तर्कवादी इंसान। वो इन प्रार्थनाओं और कर्म की बातों में विश्वास नहीं करते। वो हाथ पर हाथ धरकर बैठने वालों में से नहीं है। वो एक्शन में विश्वास करते हैं। लेकिन उनका एक्शन भी तो बड़ा अजीब है। कविता कहती है, ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, पाउडर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड। हाँ, मतलब वो दुआ, बद्दुआ, पाउडर, जड़ी बूटी सब कुछ आजमा रहे हैं। एक तर्कवादी इंसान दुआ बद्दुआ में कैसे विश्वास कर सकता है? यही पर कविता का एक और गहरा पहलू सामने आता है। क्या? ये दिखाता है कि संकट के समय हमारा तर्क भी वो भावनाओं के आगे घुटने टेक देता है। अच्छा। वो एक रैशनलिस्ट हैं, लेकिन उससे पहले वो एक पति हैं जो अपनी पत्नी को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है। तो उनकी तर्कशीलता उनकी हताशा के सामने पिघल जाती है। हाँ, वो विज्ञान और अंधविश्वास के बीच फर्क नहीं कर पा रहे हैं। वो बस हर वो चीज आजमा रहे हैं जो शायद काम कर जाए। और इसी हताशा में वो एक बहुत ही खतरनाक और अतार्किक कदम उठाते हैं। He even poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match to it. उन्होंने डंक वाली जगह पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। बिल्कुल, यह उनकी चरम लाचारी को दिखाता है। ये एक पुराना टोटका था, इस विश्वास पर कि आग जहर को जला दे दी। लेकिन जरा उस बच्चे के नजरिए से सोचिए जो ये सब देख रहा है। हाँ, कवि लिखते हैं, आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर। मैं उस आग को अपनी माँ को खाते हुए देख रहा था। यहाँ आग को एक जीवित प्राणी की तरह दिखाया गया है। हाँ, जो पर्सोनिफिकेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये लाइन बहुत ही दर्दनाक है। ये बहुत शक्तिशाली तस्वीर है। एक तरफ गांव वाले हैं जो निष्क्रिय होकर प्रार्थना कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पिता हैं जो सक्रिय होकर एक खतरनाक कदम उठा रहे हैं। दोनों ही अपने अपनी तरह से असहाय हैं। सही कहा, एक अपनी असहायता को विश्वास से भर रहा है, दूसरा एक्शन से। बिल्कुल। और इसके बाद एक होली मैन यानी साधु भी आता है। हाँ, जो अपने मंत्रों से जहर को टेम करने यानी पालतू बनाने की कोशिश करता है। तो हम देखते हैं कि उस एक रात में अंधविश्वास, तर्क, टोटके और धार्मिक अनुष्ठान सब कुछ एक साथ चल रहा है। हर कोई उस दर्द को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। और इन सब कोशिशों और हंगामे के 20 घंटे बाद आखिरकार जहर का असर कम होता है। 20 hours, it lost its sting. 20 घंटे, ये एक बहुत लंबा और दर्दनाक इंतजार रहा होगा। और अब आता है कविता का वो पल जो इन 20 घंटों के हंगामे पर भारी पड़ता है। जब माँ को होश आता है। हाँ, तो वो अपने दर्द के बारे में कुछ नहीं कहती। वो गांव वालों या अपने पति के बारे में कुछ नहीं कहती। उनका पहला वाक्य क्या होता है? थोड़ा रुककर वो बस इतना कहती हैं, My mother only said, Thank God the scorpion picked on me and spared my children. मेरी माँ ने सिर्फ इतना कहा, भगवान का शुक्र है कि बिच्छू ने मुझे चुना और मेरे बच्चों को बख्श दिया। और यही वो पल है जहां पूरी कविता का वजन आकर टिक जाता है। 20 घंटे का दर्द, हंगामा, प्रार्थना, तर्क, अंधविश्वास, सब कुछ एक वाक्य में सिमट जाता है। यही इस कविता का केंद्रीय विचार है, एक माँ का निस्वार्थ, बिना शर्त का प्यार। बिल्कुल, जहां सब लोग स्थिति को नियंत्रित करने, उसे समझने या उससे लड़ने की कोशिश कर रहे थे, वहीं माँ का प्यार इन सब से ऊपर है। ये नियंत्रण के बारे में है ही नहीं, ये स्वीकृति और बलिदान के बारे में है। वो अपने असहनीय दर्द के बाद भी सबसे पहले अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए भगवान का शुक्रिया अदा कर रही हैं। सही कहा, यही मातृत्व की शक्ति है जो किसी भी दर्द, डर या तर्क से कहीं ज्यादा बड़ी है। गांव वालों का अंधविश्वास डर से पैदा हुआ था, पिता का तर्क प्यार और लाचारी का मिश्रण था, लेकिन माँ की प्रतिक्रिया सिर्फ और सिर्फ शुद्ध प्रेम से निकली थी। बिल्कुल। अगर हम कविता की भाषा शैली मतलब स्टाइल की बात करें, जो कि परीक्षा के लिए भी जरूरी है, हाँ, तो ये फ्री वर्स में लिखी गई है। इसमें कोई तैतुकबंदी या राइम स्कीम नहीं है। आपको क्या लगता है कि कवि ने ये स्टाइल चुना? क्योंकि ये कविता एक कहानी सुना रही है, एक व्यक्तिगत अनुभव साझा कर रही है। अच्छा,
फ्री वर्स इसे एक बातचीत जैसा एक स्वाभाविक प्रवाह देता है। अगर इसमें तुकबंदी होती तो ये घड़ी भी कविता लगती। सही बात है। लेकिन इस स्टाइल की वजह से ऐसा लगता है जैसे कवि हमारे सामने बैठकर अपनी याद सुना रहे हों, जिससे हम कहानी से सीधे जुड़ जाते हैं। हाँ। तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन सिर्फ एक घटना नहीं है, ये भारतीय ग्रामीण समाज की एक झलक है, जहां विश्वास और अंधविश्वास साथ साथ चलते हैं। ये संकट के समय मानवीय प्रतिक्रियाओं का एक अध्ययन है, अंधविश्वास, तर्क और भावना का टकराव। और इन सब से बढ़कर ये एक माँ के असीम प्रेम की गाथा है। और कवि ने किसी को सही या गलत नहीं ठहराया है ना। बिल्कुल नहीं। गांव वाले अपनी समझ के हिसाब से मदद करने आए थे, पिता अपने प्यार और लाचारी में कुछ भी कर रहे थे। लेकिन अंत में माँ के शब्द ही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। हाँ, और वही शब्द पूरी कविता को एक अलग ही स्तर पर ले जाते हैं। कविता की सराहना यानी अप्रिसिएशन इसी संतुलन और गहरी मानवीय समझ में निहित था। इस पूरी बातचीत के बाद एक विचार मन में आता है। कविता में संकट के समय 3 तरह की प्रतिक्रियाएं दिखाई गईं, विश्वास पर आधारित, तर्क पर आधारित और प्रेम पर आधारित। हाँ। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो हमारी अपनी पहली और सबसे सच्ची प्रतिक्रिया कौन सी होती है? क्या वो डर से निकला कोई विश्वास होता है, दिमाग से निकला कोई तर्क, या दिल से निकला निस्वार्थ प्रेम? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने वाला है। और इसी सोच के साथ आज की ये पड़ताल यहीं खत्म करते हैं।